तो बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा वो था हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट। और हमने कुछ चैप्टर के एमसीक्यू भी देखे थे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज वाले के एमसीक्यू हमने देखे, पोटेंशियल वाले के एमसीक्यू हमने देखे। अल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर था उसके भी कुछ एमसीक्यू हमने देखे थे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस वाली वीडियो में हम केवल उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ऑरिजिन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में तुम्हारे पास जो दो मेन टॉपिक हैं वो है एक डिस्प्लेसमेंट करंट और है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आपको पहले उनके ओरिजिन समझना है कि उनके ओरिजिन कहाँ से हुए हैं, मतलब कहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट आती है, कहाँ से वो जनरेट हुई है, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट क्या है। और दूसरा ईएम वेव्स जो होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनका जनरेशन सोर्स क्या है, वो कहाँ से जनरेट हुई है। तो फिलहाल हमें इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही समझना है कि ओरिजिन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है एंड ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। ये जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख के रखा है, ये मैंने एनसीईआरटी से जो है नोट्स बना के रखे हैं। थोड़ा सा इस अगर आप इसको पढ़ोगे, इसको समझोगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी इस वाले चैप्टर की थोड़ा बेटर हो जाएगी। देखो इस चैप्टर से तुम्हारे पास बोर्ड में ज़्यादा आता नहीं है, 3 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन मैक्सिमम आ जाएंगे। एक एक नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इस चैप्टर से, तो आपको मेनली एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होंगे ना उन्हीं पर फोकस करना है। लेकिन इस चैप्टर को डिटेल में समझने के लिए कि चैप्टर में एक्चुअली है क्या, तो आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा। फिर हम उसके आगे और भी डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो बिना ज़्यादा कुछ बोले हम सीधे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। Since we know that electric current produces magnetic field and two current carrying wires exert a magnetic force on each other। ये चीज हम सारी पढ़ चुके हैं, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पढ़ी, मैग्नेटोस्टैटिक्स भी पढ़ी, उसमें ये सारी चीजें आ रखी हैं। क्या बोला, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है, ऐसा ऑस्टर ने हमें बताया था। एंड टू करंट कैरिंग वायर्स, दो करंट कैरिंग वायर जिनमें करंट फ्लो हो रही हो, एक्सर्ट्स अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच अदर। अगर दो करंट कैरिंग वायर है, पैरेलल रखी है एक दूसरे के, और उनमें करंट फ्लो हो रही हो, तो उन दोनों के बीच क्या होता है, कुछ मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वर्क करता है, जिसका हमने फॉर्मूला कैलकुलेट भी किया होगा। अगर आपको याद होगा तो उसका फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था। ऐसे कुछ इस तरीके का वो फॉर्मूला था। मान लो हमारे इस तरीके का वो क्या थी, हमारे पास दो करंट कैरिंग वायर्स थी, पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। अगर उनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो और एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, तो वो दोनों चीज हमने पढ़ी थी। वहां पे एक फॉर्मूला निकल के आया था, म्यू 0/2 पाई और I1 I2 अपॉन R/L, ऐसे करके कुछ वहां पे फॉर्मूला निकल के आया था। ये फॉर्मूला बहुत छोटा लिख दिया मैंने, देख लेते हैं इसको, थोड़ा सही कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे क्या हो रहा है। देखो मैंने क्या बोला कि दो पैरेलल अगर करंट कैरिंग वायर्स हो, उनमें करंट फ्लो हो रही हो, चाहे सेम डायरेक्शन में, अगर देखो करंट सेम डायरेक्शन में जाएगी, जैसे यहाँ पे इस फिगर में मैंने दिखा दिया कि सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है। अगर ऐसा होगा तो ये दोनों जो वायर होंगी ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी कुछ मैग्नेटिक फोर्स से। अब वो मैग्नेटिक फोर्स कितना है उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगता है, म्यू 0/2 पाई और I1 I2 अपॉन आर। अब मल्टीप्लाई इनके बीच की लेंथ, इनकी लेंथ जो वायर की लेंथ होगी एल। अब देखो ये वर्ड्स भी समझ लेते हैं क्या क्या आए हैं इसमें। I1 तो देखो इसमें फ्लो होने वाली करंट है पहली वाली वायर में, I2 जो है वो सेकंड वाली वायर में फ्लो होने वाली करंट है, और जो आर है इन दोनों करंट कैरिंग वायर के बीच की डिस्टेंस है। और याद रखना है दोनों जो वायर थे वो पैरेलल रखे थे हमने, ऐसा ही हमने वहां पे पढ़ा था। और एल जो है इन दोनों वायर की जो है कॉमन लेंथ है। तो इतनी चीज हमने पढ़ी है। तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगता है। बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात थी कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होता है तो वो दोनों वायर क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाती है। और अगर यही करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो जाए इन दोनों वायर में, तो वो दोनों जो वायर होंगी एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो ये चीज हम सब पढ़ चुके हैं। देखो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हम जानते हैं, ऐसा ऑस्टर ने बताया। एंड टू करंट कैरिंग वायर्स एक्सर्ट्स अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच अदर। और दो करंट कैरिंग वायर्स जैसे ये रखी है मैंने यहाँ पे सामने पैरेलल, ये एक दूसरे पे मैग्नेटिक फोर्स लगाती है। कितना लगाती हूँ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। वी हैव ऑल्सो सीन दैट, हम और भी देख चुके हैं, हमने क्या देखा था, और अ मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जनरेट होता है। ये चीज आप पढ़ चुके हैं। अच्छा ये कहाँ पे पढ़े, ये हमने पढ़ा था जब हमने फेराडे के लॉ पढ़े थे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। क्योंकि फेराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ था, वहां पे क्या हुआ था कि जो मैग्नेटिक फील्ड था ना वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा था। हमने वहां पे क्या पढ़ा था, देखो द ईएमएफ प्रोड्यूस इन एनी सर्किट इन एनी क्लोज कॉइल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लोइंग थ्रू इट। ऐसा करके हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मेन फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या है देखो, ये फाइव भी दिख रहा है ना आपको, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाला चेंज टाइम के साथ, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स जब टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है इसने, वी हैव ऑल्सो सीन दैट अ मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम।
अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे क्या होगा, वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक ईएमएफ जनरेट हुई ना, ईएमएफ जनरेट हुई, इसका मतलब क्या हो गया, वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो चुका है। कहने का मतलब क्या, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो चुका है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी है इतनी, ये हम सारी चीजें पहले पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में की जो इंट्रो में स्टार्ट है वो क्या है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल करके एक नए साइंटिस्ट हैं तुम्हारे लिए, जिनका जो है टाइम पीरियड जो है 1831 से 1879 तक रहा। उन्होंने क्या प्रूव किया इस चैप्टर के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में उन्होंने क्या बताया, वही चीज हमें यहाँ पे सीखनी है। तो देखते हैं इसको। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल प्रूव दैट टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। देखो अभी मैंने तुमको क्या बताया कि अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो क्या करेगा, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। कहने का मतलब क्या है, जो फैराडे का सेकंड लॉ है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं, कि अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि हमने वहां पे यही पढ़ा था कि अगर किसी सरफेस से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होता है, किसी क्लोज कॉइल से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होता है, तो उस कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट हो जाती है, जिस फिनोमेना को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोला था। अब यहाँ पे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या बोला कि जिस तरीके से ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, मतलब ये जो फैराडे का एक्सपेरिमेंट था वो किया, ठीक उसी के अपोजिट हम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकते हैं। मतलब कहीं पे ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड हो, कहीं पे, कहने का मतलब क्या, कहीं पे ऐसा एक वेरिएबल ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकें। जैसे मैंने आपको बोला कि मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। कैसे मैग्नेटिक फील्ड से, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से। सिमिलरली जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या बोला कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से आप मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकते हो। While applying the Ampere circuital law to find the magnetic field at a point outside the capacitor, connect to a time varying current। अच्छा अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे जो हमने चैप्टर में पढ़ना है, यहाँ पे हमने मेनली पढ़ना है, हम ओरिजिन पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट का ना, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का ओरिजिन जो है वो कैपेसिटर से स्टार्ट होता है। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूं पहले कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है, और फिर हम इसको क्या है, इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे हमने जो है डिस्प्लेसमेंट करंट का जो टॉपिक है ना, वो डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना भी है। जैसे तुम्हारी बुक में लिखा है उस हिसाब से हम थोड़ा सा उस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम केवल क्या देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, उसको पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं। तो देखो आपके पास एक, मैं आपके लिए एक फिगर बनाता हूँ। देखो ये आपके पास क्या है, मान लो ये कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को हम यहाँ से चार्ज कर रहे हैं, तो कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो इस तरीके से इसको बैटरी से जोड़ देंगे, ये कैपेसिटर चार्ज होगा। ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, नेगेटिव प्लेट हो गई, इसमें सारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इसमें सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से एक कैपेसिटर होता है। अब इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है, आई मान लो इस तरीके से है ना। अब क्या है, कहना क्या चाहते हैं, देखो हमें पता है करंट आई फ्लो हो रही, तो यहाँ पे कितनी फ्लो होनी चाहिए, आई करंट फ्लो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट में, कि इसके बीच में जो कैपेसिटर की प्लेट है ना, इसके बीच में आई करंट फ्लो नहीं होती। जो यहाँ से ये करंट आई को हम पता क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम कंडक्शन करंट। ये क्या हुआ, एक तरीके से ये कंडक्शन करंट है जो कंडक्ट की जा रही है इस सर्किट में, इसलिए इसको हमने कंडक्शन करंट करके नाम दे दिया। अब मैंने आपको क्या बोला कि ये दोनों प्लेट जो है ना, इन दोनों प्लेट के बीच में, अब यहाँ से यहाँ तक चार्ज ट्रांसफर हुआ। देखो इन दोनों के बीच में कुछ तो भरा है नहीं हमने, ये भी एक प्लेट है मेटल प्लेट, ये भी एक मेटल प्लेट है, इनके बीच में हमने कुछ भी नहीं भरा है। यहाँ पे वैक्यूम रखा भी हमने, ये वैक्यूम वाली कंडीशन है, समझ लो ना। हम और कोई मीडियम भी भर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम अच्छे से जानते हैं, हमने डाइलेक्ट्रिक पढ़ा होगा, तो इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी भरा जा सकता है। अब मान लो इसके बीच में कोई मीडियम भर दिया हमने, डाइलेक्ट्रिक मीडियम या फिर वैक्यूम रख दिया, तो इसके बीच में जो करंट आई है ना, ये एक्चुअली में ये करंट आई नहीं हो, इसके बीच में भी आई करंट नहीं जा रही होती, इसके बीच में ना कुछ एक्स्ट्रा करंट जारी होती है, आई प्लस समथिंग, यानी आई प्लस आई डी करंट जारी होती है इसके बीच में। कहने आई क्या है, देखो आई तो यहाँ पे कंडक्शन करंट है जो ओरिजिनल करंट है, और आईडी जो है डिस्प्लेसमेंट करंट है, मतलब ये यहाँ पे जनरेट हो रही है करंट, ऐसा समझो। ऐसा क्यों होता है पता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने यहाँ पे करंट तो फ्लो करी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होता है, जो करंट फ्लो कर रहे हैं ना, ये करंट होती है वेरिएबल, मतलब ये करंट चेंज होती रहती है टाइम के साथ साथ। अब ये करंट अगर टाइम के साथ साथ चेंज होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। जब करंट चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो जाता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या बोला था, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कहीं पे अगर है तो वो सीधा प्रोड्यूस करता है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसको प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने लग जाएगा। तो यहाँ पे वही बात हुई है कि यहाँ पे करंट फ्लो हुई, ये करंट वेरिएबल थी जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हुआ तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से क्या हुआ, वहाँ पे एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने लग गई बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, एंड दिस एक्स्ट्रा करंट इज नोन एज द आईडी एंड इट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यही हमने यहाँ पे आगे को सीखना है, लेकिन फिलहाल हम इसका इंट्रो जो चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं।
तो हम ये देख रहे थे, दोबारा देख लेते हैं। देखो, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल प्रूव दैट टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकता है व्हाइल अप्लाइंग द एम्पियर सर्किटल लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द कैपेसिटर। अब कैपेसिटर की बात हो रही है अभी, मतलब हमने क्या करा, अभी मैंने आपको क्या बताया, कैपेसिटर में वेरिंग करंट फ्लो करवाना है। वेरिंग करंट फ्लो कराएंगे मतलब चेंज होने वाला करंट बार बार टाइम के साथ जो चेंज हो रहा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा, जिसके कारण क्या होगा, वहां पे एक प्लेट के बीच में एक एडिशनल करंट फ्लो होगी, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट हमने नाम दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा था, एम्पियर्स लॉ व्हाइल अप्लाइंग द एम्पियर सर्किटल लॉ टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द कैपेसिटर। आपको क्या करना है, अब वहां पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पे जनरेट हुआ है। ऐसे मैक्सवेल ने बोला कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम एम्पियर के सर्किटल लॉ को क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे इसने लिखा है, जब ऐसा हुआ, जब क्या कहते हैं वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, तो वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, और हम वहां पे एम्पियर के सर्किटल लॉ को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए कि कितना वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, किसके कारण, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। आगे पढ़ते हैं। मैक्सवेल नोटिस एन इनकंसिस्टेंसी इन द एम्पियर सर्किटल लॉ। मैक्सवेल ने क्या किया, यहाँ पे जो मैक्सवेल थे, जो एम्पियर ने अपना सर्किटल लॉ दिया था उसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी देखी, मतलब उसमें कुछ कमी देखी। किसने, मैक्सवेल ने। एम्पियर का जो लॉ था ना, एम्पियर का लॉ क्या था वो आपको अच्छे से पता है कि इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, आप अच्छे जानते हैं। तो वही लॉ पे क्या, उस लॉ में क्या हुई, कुछ इनकंसिस्टेंसी आई। अब वो क्या इनकंसिस्टेंसी आई होगी, आपको मैंने थोड़ा सा भी यहाँ पे समझाया भी कि किस तरीके की वो इनकंसिस्टेंसी आई होगी। देखो एम्पियर का जो सर्किटल लॉ था वो इस तरीके का है ना, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट आई है। और ये जो आई है ना, आई के साथ में यहाँ पे टाइम भी लिख रहा हूँ। टाइम मतलब टाइम के साथ साथ चेंज होने वाली करंट है, ठीक है ना, मतलब वेरिएबल करंट है। वेरिएबल करंट का मतलब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा ही होगा। अच्छा देखो, एक्चुअली में जो होता है एम्पियर का सर्किटल लॉ ये होता है, लेकिन मैक्सवेल ने उसको थोड़ा सा करेक्ट करके क्या बोला, मैक्सवेल ने बोला ये थोड़ा सा गलत है। क्यों बोला मैक्सवेल ने गलत, वो केवल कैपेसिटर के केस में बोला उसने ऐसा, कि कैपेसिटर के केस में ऐसा नहीं होता है कि जो एम्पियर का सर्किटल लॉ है वो ये नहीं रह जाता, वो कुछ इस तरीके का हो जाता है। म्यू नॉट और आई तो रहता है ये मेन करंट, कंडक्शन करंट, और आई डी एक और करंट आ जाती है डिस्प्लेसमेंट करंट, और इसी डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में हमने यहाँ पे आगे को सीखना है। तो ये एम्पियर का सर्किटल लॉ था एक्चुअली में, और उसको इस तरीके से मैक्सवेल ने क्या करा था, करेक्ट करा था, उसको भी हमने यहाँ पे सीखना है। तो ठीक है ना, इतनी बात हो गई। देखो दोबारा से देख लेते हैं। मैक्सवेल नोटिस एन इनकंसिस्टेंसी इन द एम्पियर सर्किटल लॉ। मैक्सवेल ने कुछ इनकंसिस्टेंसी देखी एम्पियर के सर्किटल लॉ में। ही सजेस्टेड दैट एग्जिस्टेंस ऑन एडिशनल करंट, ठीक है ना, उसने क्या बोला, उसने बोला ही सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया मैक्सवेल ने कि यहाँ पे क्या है, एक एडिशनल करंट की एग्जिस्टेंस है, कॉल्ड बाय हिम द डिस्प्लेसमेंट करंट टू रिमूव द इनकंसिस्टेंसी, और उसने इस एडिशनल करंट को क्या नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया। ठीक है ना, इस कंसिस्टेंसी को, इस इनकंसिस्टेंसी को एम्पियर के सर्किटल लॉ की दूर करने के लिए उसने बोला कि जो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है उसके बीच में एक्स्ट्रा करंट फ्लो होती है, जिसको उसने डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया। जितनी चीजें मैंने आपको बताई है ना, एक एक बात आप ध्यान से सुनो, दोबारा सुनो, इसको दोबारा प्ले करके या फिर स्लो में करके सुनो तो आपको जरूर समझ में आएगी मैं क्या चीजें यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, ऑरिजिन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, कि डिस्प्लेसमेंट करंट की ऑरिजिन क्या होती है। इसमें एक लाइन जो मैंने आपके लिए लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी बहुत जरूरी है, इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि ऑरिजिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ऑरिजिन कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट का ऑरिजिन तो हम समझ गए कि क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट के ऑरिजिन में, कि द एक्स्ट्रा करंट दैट फ्लोज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। इसकी डेफिनेशन अगर एक नंबर में आती है तो आपको ये लिखनी है, क्या लिखनी है, द एक्स्ट्रा करंट दैट फ्लोज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। और ऐसा क्यों हो रहा है मैंने आपको बता दिया वहां पे, क्योंकि करंट जो है वो वेरिंग है, करंट चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, जिसके कारण कैपेसिटर के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिंग हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ साथ चेंज होगा। मैग्नेटिक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ साथ चेंज होगा तो वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ऐसा मैक्सवेल बोलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो जो आपके पास प्लेट्स हैं कैपेसिटर की दोनों, उनके बीच में एक एक्स्ट्रा करंट फ्लो होगी कंडक्शन करंट के अलावा, और उसको ही डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया गया है। तो फिलहाल तो हम आगे चल रहे हैं जिसका नाम है ऑरिजिन ऑफ ईएम वेव्स। हमें यही पढ़ना है कि ऑरिजिन कैसे होता है ईएम वेव्स का, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। मैक्सवेल फॉर्मुलेटेड अ सेट ऑफ इक्वेशन। मैक्सवेल ने क्या करा, एक इक्वेशन बनाई, कुछ सेट बनाई इक्वेशन, कुछ इक्वेशन दी है मैक्सवेल ने अपनी, उसको आपको पढ़नी भी है, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी। इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें क्या था, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड था। मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशन बनाई जिनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों थे, एंड देयर सोर्सेस, और उनका सोर्स भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कहां से जनरेट हुआ, द चार्ज एंड करंट डेंसिटी, दीज इक्वेशन आर नोन एज मैक्सवेल इक्वेशन। उसको हम अभी देखेंगे भी, ठीक है। मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशन बनाए, कुछ सेट ऑफ इक्वेशन बनाए जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में था, उनके सोर्स के बारे में था, उनके चार्ज के बारे में है, और उनकी करंट डेंसिटी के बारे में है।
समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशन दी है अपने आप में। क्या इक्वेशन दी मैक्सवेल ने? जो भी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स में इक्वेशन अभी तक पढ़ी है, कौन सी इक्वेशन हो तो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें से मैक्सवेल ने क्या करा, कुछ इक्वेशन अपनी दी, उनको मॉडिफाई कर दिया थोड़ी इक्वेशन को, और उन इक्वेशन में क्या है, वो 4 इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ। उन 4 इक्वेशन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उनका सोर्स, उनका उसमें प्रेजेंट चार्ज और करंट डेंसिटी के बारे में या फिर उनके बीच में रिलेशन दिया गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन टू इमर्ज फ्रॉम द मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल की इक्वेशन से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन निकल के आती है वो क्या चीज है, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ईएम वेव्स। ठीक है ना, आपको याद रखना है कि मैक्सवेल की जो इक्वेशन है उससे ईएम वेव्स का एग्जिस्टेंस पता चलता है कि ईएम वेव्स कहां से जनरेट हुई है। मैक्सवेल ने जो इक्वेशन दी है ना, अगर आपको पूछा जाए कभी कि ईएम वेव का एग्जिस्टेंस कहां से है, तो आप लिखोगे मैक्सवेल की इक्वेशन से, आपको याद रखना है। ठीक है, विच आर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोपोगेट इन स्पेस। अच्छा, बोल रहा है कि ईएम वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में छोटा सा एक क्या है, छोटी सी डेफिनेशन दे रहा है, क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर, क्या कौन है वो, विच आर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोपोगेट इन स्पेस। कहीं पे अगर स्पेस में टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, तो वहां पे क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट होने लग जाती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, जनरेट होने लग जाती है। देखो ध्यान से समझो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होने का कारण क्या है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर स्पेस के किसी एक पॉइंट पे या स्पेस में कहीं पे भी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, टाइम वेरिंग का मतलब आप समझ रहे हो कि टाइम के साथ साथ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाए, टाइम बदलता रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होती रहे, और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहे। कहीं पे स्पेस में अगर ऐसा है तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होने स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट होगी। आगे देखते हैं, द स्पीड ऑफ ईएम वेव इज सिमिलर टू द स्पीड ऑफ लाइट। आपको याद रखना है जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, उनकी जो स्पीड होती है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है इन वैक्यूम। आपको अप्रोक्सीमेट उसका आइडिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये तो मैं केवल आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पर बता रहा हूं, आपको समझना इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, इसलिए बताया जा रहा है। ठीक है ना, ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। मैक्सवेल वर्क दस यूनिफाइड द डोमेन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड लाइट। मैक्सवेल ने क्या क्या बोला भाई, उन्होंने यूनिफाई करा किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, मैग्नेटिज्म और लाइट को। मैक्सवेल का जो काम है ना मेनली, उसने यूनिफाई करा, यूनिफाई मतलब सबको जोड़ दिया एक साथ। क्या क्या जोड़े उसने, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड लाइट, इन तीनों चीजों को आपस में जोड़ा उसने, कंबाइन करा और देखा क्या रिजल्ट निकल के आया। तो जो रिजल्ट निकल के आया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसने खुद से तो बनाई नहीं होंगी, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर एग्जिस्ट इन नेचर, बस उसको उसने क्या करा, थोड़ा सा इन्वेंट करा, डिस्कवरी कर दी, समझ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या होती है, और वही वो हमको समझाने की कोशिश कर रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। आगे चलते हैं, हर्ट्ज इन 1885 एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ ईएम वेव। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम है, जिसके नाम पे फ्रीक्वेंसी की वो भी है यूनिट, आप अच्छे जानते हो कि हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज ने 1885 में एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था कि ईएम वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ईएम वेव्स का एग्जिस्टेंस कहां से निकल के आया भाई, मैक्सवेल की 4 इक्वेशन से। और ईएम वेव्स होती क्या है, टाइम ईएम वेव्स जहां पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, वहां पे ईएम वेव जनरेट होने लग जाती है, यानी कि प्रोपेगेट होने लग जाती है। और ईएम वेव स्पीड की लाइट से चलती है, यानी कि लाइट ऑफ स्पीड, जो भी है स्पीड ऑफ लाइट से चलती है ईएम वेव्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपको पूछा जाए कि सबसे पहले प्रूव किसने करा कि ईएम वेव्स होती है, ईएम वेव्स का एग्जिस्टेंस है, वो हर्ट्ज ने करा था 1885 में, आपको याद रखना है। इट्स टेक्नोलॉजिकल यूज बाय मार्कोनी, और इसका टेक्नोलॉजिकल जो यूज है ना ईएम वेव्स का, वो मार्कोनी ने किया। एंड अदर्स लीड टू द ड्यू टू द कोर्स ऑफ रिवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, जो ईएम वेव्स हैं ये कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, आप अच्छे से जानते भी हैं। जितना आप फोन चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, जितना भी ये सब चल रहा है, जितने भी डिजिटल इक्विपमेंट, ये सब ईएम वेव पे ही डिपेंड करती हैं। इसलिए ईएम वेव का जो इन्वेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसके बारे में समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपके लिए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर क्या कहते हैं आपको कुछ और नई चीज़ चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट करके, ताकि मैं क्या करूँ आपके लिए कुछ नई चीज़ें ला सकूँ, जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो जाए। थैंक यू।